नमस्कार। तो डॉक्टर आदिल हुसैन, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल। मेरे साथ डॉक्टर रितेश अग्रवाल बैठे हैं, जो सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन फेलिक्स हॉस्पिटल है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एनल फिशर्स, एनल पाइल्स के बारे में। आजकल की सोसाइटी में बहुत कॉमन पाया जाता है कि पेशेंट्स जो आते हैं यूजुअली ब्लीडिंग पर एनम के सिम्टम्स से आते हैं और दर्द रहता है उनको एनल रीजन में। तो उसी टॉपिक के बारे में आज डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैं जो बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो एनल डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, एनल डिसऑर्डर समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि एनल किसको बोला जाता है। जो इंटेस्टाइन होती है, जो ओरल कैविटी के बाद फूड पाइप होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो उसका टर्मिनल पार्ट, सबसे एंड पार्ट होता है, उसको एनल बोलते हैं। एनस या फिर आम भाषा में एनल डिसऑर्डर या एनस डिसऑर्डर, जो भी उसको नाम देते हैं। उसमें कई तरीके की बीमारियाँ होती हैं, जो कि कैंसर भी हो सकता है या फिर मामूली बीमारी जैसे कि पाइल्स, जिसको आम भाषा में बवासीर बोला जाता है, या फिशर होता है, भगंदर या फिस्टुला बोलते हैं उसको, वो हो जाता है। तो मुख्यतः अगर 3-4 तरीके की जो कॉमन बीमारियां हमें पाई जाती है, वो होती है पॉलिप, मतलब एनल में कोई गांठ हो जाना, बिल्कुल सर, या फिर खून आना जिसको बवासीर बोलते हैं, या मेडिकल टर्म्स पे हेमोराइड्स बोला जाता है, या आम भाषा में बवासीर का नाम दिया जाता है, या फिर दर्द के साथ खून आना, उसको फिशर बोलते हैं, या कुछ लोग को पस आता है तो वो भगंदर का लक्षण होता है, या मेडिकल टर्म्स से बात करते हैं फिस्टुला बोला जाता है। ठीक है सर। सर देखिए, पेशेंट को हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि पाइल्स क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है और फिशर क्या होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि सर जी हमें ब्लीडिंग हो रही है, कुछ पेशेंट्स आते हैं हमें उस पार्ट में खुजली हो रही है। तो ये पाइल्स है और फिस्टुला और फिशर, इन तीनों में सर क्या डिफरेंस है, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? ये ना बड़ा ओवरलैपिंग से सिम्टम्स होते हैं, बट अगर हमको डिफरेंशिएट ही करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि जो पाइल्स है या हेमराइड्स, बवासीर जो है, इट इज़ पेनलेस ब्लीडिंग। एकदम पिचकारी की तरह या एकदम टैप जैसे टैप पूंजे उस तरीके से ब्लीडिंग होती है लैट्रिन करने के बाद, तो उसमें दर्द नहीं होता है। जो फिशर होता है, फिशर का मतलब होता है क्रैक, फट जाना, मांस फट जाता है, उसमें लैट्रिन करने के बाद जलन वाला दर्द होता है, बैठने पे दर्द होता है और इचिंग होती है। कोई भी घाव होता है तो उसमें इचिंग हो सकती है, और पस अगर आ रहा है तो वो भगंदर या फिस्टुला होता है। तो बेसिकली यही 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है। अगर ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस ब्लीडिंग, बिना दर्द के साथ ब्लीडिंग है, तो वो बेसिकली पाइल्स है। पाइल्स की भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। दर्द हो रहा है तो फिशर होना ज़रूरी है, फिशर होता ही है उसको, और पस आ रहा है तो वो फिस्टुला है। ठीक है सर। सर ये आपने 3 चीज़ें हमें बता दी इसके बारे में। सर ये जो मेनली जब ये सिम्टम्स आते हैं तो यूजुअली क्या सिम्टम होता है पहला, और इन तीनों में डिफरेंशिएट करने के लिए, और हमें वो कौन सा वक्त होना चाहिए जब हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए, और किस डॉक्टर को सर हमें मिलना चाहिए? देखिए, सिम्टम आते ही डॉक्टर से मिलना सबसे ज़रूरी है, ताकि अगर तो कुछ अर्ली स्टेजेस होते हैं तब प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने पे और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से डिसीज प्रोग्रेस को रोका जा सकता है या काफ़ी हद तक स्लो डाउन किया जा सकता है, तो शायद सर्जरी से आप बच पाओ। और किससे मिलना चाहिए? तो जीआई सर्जन से मिल सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, जनरल सर्जन से मिल सकते हैं, प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। तो और किस स्टेज पे मिलना चाहिए? तो राइट फ्रॉम बिगनिंग आपको मिलना चाहिए। कुछ लोग इस बीमारी को डिस्कस करने से भी शर्माते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी बीमारी है, शर्म बिल्कुल छोड़ दीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉब्लम डिस्कस करिए। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। शर्म, लोग को लगता है कि नीचे दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, वो नहीं बताते। इसमें शर्माने वाली सबसे ज़रूरी है। आप इसमें कोई शर्माने वाली बात या कोई आप सोसाइटी से कोई तो वो नहीं होगा कि अब कुछ भिन्नता हो गई, कुछ हो गया, तो वो शर्माना छोड़िए, डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल सर। देखिए, आप जैसे आप बता रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब भी पेशेंट, ये एक कॉमन है कि शर्माते हैं। हाँ। ठीक है, कि अगर इनिशियल स्टेज में पाइल्स होगा, छोटा सा पाइल्स होगा, उसको इनिशियल स्टेज में कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे आप ताकि वो आगे प्रोग्रेस ना कर। जैसे सर्दी जुकाम बुखार के लिए डॉक्टर के पास आते हैं, वैसे ये भी एक तरीके की बीमारी है, इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है। अच्छा सर, इसका जो रीजंस है ये बवासीर, पाइल्स होने के मेन रीजंस क्या होते हैं सर इसके? ये किस वजह से होता है सर? देखिए, पाइल्स का जैसे फैमिली हिस्ट्री एक रोल प्ले करती है, बाकी कॉन्स्टिपेशन,
डाइटरी हैबिट्स, अगर आप क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड है तो पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। प्लस प्रोलॉन्ग सिटिंग, अगर किसी को 10-10 12-12 घंटे बैठ के काम करने का हुआ है तो नीचे प्रेशर आता है, उसके वजह से भी पाइल्स हो सकता है। बट बेसिकली अगर बात करें तो डाइटरी, आपका मोशन हैबिट्स ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, जोर लगाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें होने की रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है सर। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पाइल्स से, फिशर एंड फिस्टुला, तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती ठीक है? है, तीनों के अलग अलग कॉम्प्लिकेशन। जो अगर पहले बात करें तो जैसे बताया पाइल्स या बवासीर, उसका मेन सिम्टम है ब्लीडिंग। तो जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो ब्लीडिंग से रिलेटेड होगी। किसी किसी को इतना ब्लीडिंग हो जाता है कि उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 5 ग्राम रह जाता है। कई बार पेशेंट हॉस्पिटल आता है कमजोरी के लिए, उसका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं तो 5-6 ग्राम रहता है, कमजोरी का ट्रीटमेंट करते हैं और जब नीचे चेक करते हैं तो उसको पाइल्स होता है। ओके। तो बेसिकली इतना ब्लड लॉस हो सकता है कि आप चक्कर खा के टॉयलेट में गिर गिर भी सकते सकते हैं या आपको कमजोरी हो सकती है। प्लस वो है कि पाइल्स के भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 होता है। ग्रेड 4 में जो मस्से जो बोलते हैं वो बन जाते हैं, वो परमानेंटली बाहर आ जाते हैं, और जब वो परमानेंटली बाहर आ जाते हैं तो रगड़ खा के उसमें अल्सर हो सकता है उसमें। तो अपार्ट फ्रॉम ब्लीडिंग, अल्सरेशन और उस तरीके की भी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है सर। और फिशर की बात करें तो फिशर में मांस फट जाता है। मांस जब बार बार फट के ठीक होता है तो जो लैट्रिन का रास्ता है वो टाइट होता जाता है। तो लैट्रिन का रास्ता इतना टाइट हो जाता है कि हम ठीक से लैट्रिन भी नहीं कर पाते। उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे प्रेशर लगाने पे टूथपेस्ट के नोजल से एक पतला ट्यूब निकलता है, उसी तरीके से लैट्रिन का रास्ता इतना टाइट हो जाता है कि वो बिल्कुल भी फैलता नहीं है और लैट्रिन करने में दिक्कत होती है। जब वो टाइट हो जाता है और जोर लगाते हैं दोबारा फटता है, तो एक ही साइकिल चलती रहती है। ठीक है सर। और तीसरा जो फिस्टुला है उसमें पस बनता है, अंदर एक रास्ता सा बन जाता है दोनों लैट्रिन के रास्ते में और बाहर की चमड़ी में दोनों से कनेक्शन बन जाता है। और उसमें अगर सही समय पे इलाज नहीं कराएंगे तो रास्ता ब्रांचिंग सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला हो सकता है, वो रास्ता ऊपर की तरफ बढ़ सकता है या सेकेंडरी ब्रांचेस दे सकता है। तो बिल्कुल। फ्रॉम अ सिंपल फिस्टुला इट बिकम्स टू कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला। सर जितना जल्दी आप ट्रीट करो उतना ज्यादा उतना आपके लिए अच्छा, बेस्ट है। definitely। जितना आप लेट करो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो सर इसमें कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स आप सर बता दीजिए कि हम इन चीजों से कैसे बच सके, अवॉइड करें, कुछ प्रिवेंशन। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, हैविंग लॉट्स ऑफ फाइबर, अच्छा खाना खाइए, बैलेंस खाना खाइए। ऐसा नहीं होता है कि हमें कुछ खाने के लिए परहेज होता है, लेकिन बैलेंस खाना खाइए। आप कुछ भी खाइए, फाइबर के साथ जरूर सप्लीमेंट करिए उसको। फाइबर से सप्लीमेंट करने से मतलब सैलेड्स जरूर खाइए, अपने एक मील में 1% सैलेड्स का जरूर चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन को आप अवॉइड कर पा रहे हैं, आपका स्टूल ठीक है, तो अगर तो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री की वजह से आपको पाइल्स हो रहा है, वो आप नहीं कुछ कर सकते। बट जनरली अगर आपके पास मतलब आपका मोशन ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं होते उसमें। अच्छा सर, अभी जैसे कोई पेशेंट का ये डाउट रहता है कि अगर हमें वहाँ पे सर्जरी करनी है तो ये सर्जिकल प्रोसीजर कैसा होगा, क्योंकि ये एरिया जो होता है थोड़ा सा मतलब अनहाइजीनिक एरिया बोले तो वो होता है कि अगर वहाँ पे कट लगा, इन्फेक्शन ना हुआ तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो सर्जरी के बाद। सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो ये सर्जरी होती है पाइल्स की तो या फिस्टुला की या फिशर की, एक मतलब क्या प्रोसीजर रहता है सर इसका? देखिए, अनहाइजीनिक से ज़्यादा इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। और दूसरी चीज़ है कि हम उस एरिया को रेस्ट नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए हाथ में चोट लगी है, हाथ में कोई सर्जरी करी है, हम हाथ को रेस्ट दे देते हैं कि जी इसको 7 दिन घाव भरने के लिए इसको छोड़ देंगे। लेकिन लैट्रिन का रास्ता एक ऐसी जगह है कि हम उसको ये नहीं बोल सकते कि 30-7 दिन तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको रेगुलरली यूज़ करना है। अब बात आई सर्जरी की, तो शुरू से बात करें तो पहले एक होता था कट वाला, कट लगाते थे धागा बांध के। अगर मैं उसकी बात करूँ, पाइल्स की करूँ, तो जो मस्से थे बांधते थे और एक घाव आता था, पेशेंट 5-6 दिन तक काफ़ी परेशान रहता था। जब भी लैट्रिन कराया जाता था जलन होती थी, दर्द होती थी, वो दर्द का इंजेक्शन पहले लेना पड़ता था। फिर आया स्टेपलर में लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। बट आजकल जो हम लोग करते हैं दैट इज़ लेजर्स। तो दैट इज़ अ आई फील रिसेंट मोस्ट। उसके अलावा अभी कुछ आया नहीं है और हम लेज़र से ही करते हैं। लेज़र में कोई कट नहीं आता, कोई घाव नहीं आता है, हम एनर्जी दे के मस्सों को सुखाते हैं। तो सर हमारे पास इस टाइम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फॉर द पाइल्स, द लेजर टेक्नोलॉजी, वो हमारे पास है। हाँ, वी आर यूजिंग लेजर्स। एंड मैं मतलब आप लोग को बताना चाहूँगा कि कई जगह पे लेजर्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करा जाता है, लेकिन फेलिक्स हॉस्पिटल, DK गुप्ता सर का विजन और सबके उससे, इवन अगर कोई आयुष्मान का पेशेंट है हम उसको भी लेजर से ही ट्रीट करते हैं। हम लोग ओपन सर्जरी बिल्कुल हम लोगों ने बंद कर दी है। मतलब इवन
to the lowest That's very package. We only offer lasers क्योंकि पेशेंट कंफर्ट इज पेशेंट का राइट है कि उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसको कंफर्टेबल रहे. Of course. तो फिर हम So we are committed towards the society. We are committed towards कि हम पेशेंट को बेस्ट केयर दें. बेस्ट केयर देते हैं. हमारा वही मेन मोटो है सर. तो वो ये लेजर से रिकवरी इज वेरी फास्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे, पेशेंट इज कंफर्टेबल. बस लेजर में ये समझने वाली बात है कि मस्से को काटा नहीं जाता, उसको सुखाया जाता है. इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी मस्से सूखना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक प्रक्रिया है 4 से 6 हफ्ते तक चलती रहती है. उसमें कोई दवाई नहीं चलनी होती, उसमें कोई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस कुछ नहीं करना पड़ता. हम जो आज प्रोसीजर करते हैं उसका पूरा इफेक्ट आने में 6 हफ्ता लगता है. वो तो उसमें तो पेशेंट जैसे आपके कहने का मतलब है पहले जो हम सर्जरी करते थे जिसमें कट लगता था तो उसको हील अप होने में बहुत प्रोसेस या बहुत टाइम लगता था, बट एज कम्पेयर टू दैट लेजर सर्जरी जो है इसमें ही जल्दी सूख जाता है. लेजर सर्जरी में कोई घाव नहीं आता, मस्से सुखाए जाते हैं. जैसे मस्से जो होते हैं वो ब्लड सप्लाई उसकी अगर बंद कर देते हैं तो सूख सूख के बिल्कुल नॉर्मल उस पर आ जाते हैं. जिसका अपना एक समय लगता है, बट पेशेंट अगले दिन से प्रॉपर बैठता है, उसको लैट्रिन करने में कोई दर्द जलन कुछ नहीं होता है, उसको बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती, वो अपने काम पे जल्दी लौट पाता है और बिल्कुल अपने नॉर्मल एक्टिविटी जीने लगता है वो. ठीक है सर. अच्छा सर, अगर कोई पेशेंट जो है उसको ये इशू आ गया, ये सिम्टम्स आ गए और वो उसने सर्जन को विजिट किया तो उसको पाइल्स है, तो क्या हर किसी केस में सर पाइल्स की सर्जरी होती है? देखिए पाइल्स के 4 ग्रेड्स होते हैं. ग्रेड 1 की अगर बात करें तो सिर्फ ब्लीडिंग होती है, कभी कभी उसमें कोई मस्से नहीं होते हैं. ग्रेड 2 की बात करें तो ब्लीडिंग होती है. जब भी जोर लगाते हैं लैट्रिन करते हैं कुछ अंगूर के दाने की तरह या चने के दाने की तरह मस्से बाहर आते हैं जो कि अपने आप अंदर चले जाते हैं. ग्रेड 3 में ब्लीडिंग होगी, कुछ दाने बाहर मस्से बाहर आएंगे जिसको हाथ से पुश करेंगे तो अपनी जगह पे अंदर चले जाएंगे. और ग्रेड 4 जो होता है वो मस्से परमानेंटली बाहर आ जाते हैं. तो ग्रेड 1 दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है, दवाइयाँ देते हैं प्लस कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करेगा तो ये भी कंफर्टेबल, बीमारी ठीक नहीं होगी लेकिन उसके सिम्टम्स बिल्कुल दब जाएंगे. ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स हम लोग ट्रीटमेंट सर्जरी जो लेजर्स हैं वो एक तरीके का प्रोसीजर, इतना कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती है, कर सकते हैं. मतलब एडवाइजेबल दवाई या ओब्लिक सर्जरी का ऑप्शन उसको दे सकते हैं. बट ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स तो डेफिनेटली ऑपरेट ही करना पड़ता है. इसलिए है कि वो ये जो पहले बात हुई थी कि जल्दी आइए, हो सकता है दवाइयों से ठीक हो जाए, डरने की जगह शर्माने की जगह डॉक्टर के पास आइए. बिल्कुल सर. अच्छा सर, यूजुअली पेशेंट्स ये भी कहते हैं और मे बी पूरी सोसाइटी में ये बात चलती है कि अगर किसी पेशेंट को लेट्स से पाइल्स हो गया या कुछ ऐसे सिम्टम्स पाइल्स के आ गए तो फैमिली मेम्बर्स उसको कहते हैं कि आप जी सिर्फ बॉइल्ड फूड खा लो या नॉनवेज आपको नहीं खाना है, बिल्कुल अवॉइड कर लो. तो सर ये किस हद तक सही है और क्या करना चाहिए? देखिए ये तो जीने का कोई तरीका ही नहीं हुआ ना कि आपने सारे चीज़ें अवॉइड कर दी. बिल्कुल. देखिए उबला हुआ खाना इसलिए बोलते हैं कि तो उसमें फाइबर ज़्यादा होगा. तो बेसिकली आप सब कुछ खाइए, जो पहले मैंने बताया था कि एक पोर्शन फाइबर फूड से सप्लीमेंट करिए, आप सैलेड ज़्यादा लीजिए, सब कुछ खाइए, क्वांटिफिकेशन करिए. ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको अवॉइड करके आप बिल्कुल उबला हुआ खाना खाएंगे, आपको ग्रेड 3 पाइल से आप बिल्कुल उबला हुआ खाना खाएंगे तो आप ठीक हो जाओगे, सर्जरी से बच जाओगे. ऐसा नहीं होगा. आप सिर्फ खा के अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, लैट्रिन मुलायम है तो आप हो सकता है सिम्टम्स को दबा लोगे लेकिन बीमारी को ठीक नहीं कर पाओगे. बिल्कुल सर. अच्छा सर, ये सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये इचिंग जो होता है, ये इचिंग उस एरिया में कब आ जाता है और कब तक रहता है, और फिशर ये सर कब तक रहता है? देखिए जब फिशर मतलब क्रैक, मांस फट जाता है, वो किसी भी कारण हो सकता है. वो भी है कि कड़ा आपको हार्ड स्टूल्स हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो लैट्रिन करने में, आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो एक छोटा सा जैसे मुंह में छाला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उधर एक क्रैक हो जाएगा, एक घाव हो जाएगा, उसको फिशर बोलते हैं. तो उसका क्या होगा, जैसे मुंह में छाला हो जाता है मसाले वाला, आप खाना खाते हो तो जलन होता है. ठीक उसी प्रकार से जब लैट्रिन पास करते हैं तो उसमें भी सब तेजाब होता है, सब मसाला होता है. लैट्रिन पास करेंगे तो जलन होगा. जलन वो डिपेंड करता है घाव कितना बड़ा, छोटा सा घाव है जलन होगा, 1-2 दिन जलन होगा. आप कुछ परहेज करोगे, पानी पीने की मात्रा बढ़ा दोगे, थोड़ा उबला हुआ खाना खाओगे, हाई फाइबर डाइट खाओगे, जैसे छाला ठीक होता है वैसे वो भी ठीक हो जाएगा. हो सकता है वो आपको लाइफ में कभी दोबारा ना हो, आपने अपनी लाइफ स्टाइल सुधार ली तो. या फिर अगर आप क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड हो तो वो आपको दोबारा घाव बनेगा, तिबारा घाव बनेगा. और जब वो घाव बार बार बन के ठीक होता है तो स्कारिंग होती है. कोई भी जब चोट बार बार लग के ठीक होती है तो वो एरिया डेड होने लगता है. तो डेड होने की वजह से जो लैट्रिन के रास्ते की नॉर्मल प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, फैलने की क्षमता कम होती जाती है और लैट्रिन का रास्ता टाइट हो जाता है.
अच्छा सर, सर फिशर मोर पेनफुल होता है कि सर पाइल्स? फिशर इज मोर पेन इज दी सिम्टम ऑफ फिशर। और जब वो बार बार होके ठीक होता है तो एक मसल स्किन टैग बाहर आ जाता है, जिसको आम भाषा में एक्सटर्नल पाइल्स भी बोला जाता है। ओके। और ये बात रही इचिंग की, तो इचिंग जो भी चोट लगती है, बचपन से माँ सिखाती है कि बेटा चोट लगी है, जब हम बोलते हैं खुजली आ रही है तो मतलब घाव भरा है, तो बार बार जब चोट लगती है वो जब भरता है तो काफ़ी इचिंग होती है उसमें। तो सर फिशर जो है कैन इट लीड टू पाइल्स? पाइल्स बन They सकता है can, उस? yes, they can go hand to hand because main reason is constipation. ओके। और दूसरी बात है कि जब फिशर बार बार होता है, लैट्रिन का रास्ता इतना टाइट हो जाता है, हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी पाइल्स डेवलप होनी शुरू ओके सर। सर बहुत सारे पेशेंट्स का ये भी कंसर्न रहता है कि रिस्क ऑफ कैंसर, रेक्टल कैंसर पाइल्स में, क्या ये पाइल्स रेक्टल कैंसर कॉज कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल सर, ठीक है सर। सर नॉर्मल लाइफ हम जी सकते हैं पाइल्स से के साथ? देखिए नॉर्मल लाइफ ऑफ कोर्स जी सकते हैं, पॉइंट ये जब तक वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दे रहा है। अगर आपकी ब्लीडिंग इतनी हुई कि आपको कमजोरी हो रही है, आपको चलने में सांस फूल रही है, तो आपको दिक्कत होगी। ग्रेड 4 पाइल्स हो गए, लैट्रिन का रास्ता बाहर, मतलब पाइल्स बाहर आ गया, आपको रगड़ खाएगा, आपको बैठने में दिक्कत होगी। तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे बीमारी है और क्या है। फिशर की वजह से इतना दर्द होता है, जलन होती है, कुछ लोग डर से खाना छोड़ देते हैं कि खाएंगे तो लैट्रिन जाना पड़ेगा और फिर से वो दर्द होगा, और जो कि पूरे पूरे दिन रहेगा। तो फिर पॉइंट वही है कि आपकी कौन सी स्टेज पे आपकी कौन सी बीमारी है, उस पर आपको डिपेंड करता है आपका लाइफ स्टेज। सर हमारे फीमेल पेशेंट्स के लिए भी एक कंसर्न रहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, तो जो पाइल्स का रिस्क जो रहता है वो कितना रहता है, और सर इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स? हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे पाइल्स भी होने का खतरा होता है, और डिलीवरी के टाइम पे फिशर होने का भी खतरा रहता है। पाइल्स इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर, जो प्रेगनेंसी होती है, जो यूट्रस इतना बड़ा हो रहा होता है, अंदर बच्चा होता है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, तो नसें फूल जाते हैं और ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, जो कि डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाता है अगर वो प्रेगनेंसी की वजह से है। तो उसका सिर्फ अवॉइड करने का तरीका यही है कि फाइबर फूड ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्लस कुछ लोग को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके फाइल्स कर सकती है। प्लस फिशर की जो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल डिलीवरी के टाइप पे, क्योंकि जितना स्ट्रेचिंग हो जाता है, जब वजाइना और जो लैट्रिन का रास्ता है पास ही होता है, तो स्ट्रेचिंग हो जाते हैं, वहाँ पे चोट लगने का खतरा होता है, जिससे फिशर बन जाते हैं। फिशर बन जाता है, ठीक है। तो सर ये एक आपने बहुत अच्छे तरीके से सर हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या रिस्क रहते हैं और क्या प्रिवेंशंस हमें लेने चाहिए पाइल्स के लिए। लेकिन फिस्टुला का भी तो आपको समझना ज़रूरी है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या करते हैं। अगर आपको पास आ रहा है लैट्रिन के रास्ते, तो फिस्टुला, दैट इज सिम्टम ऑफ फिस्टुला, एंड आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। बहुत सारे तरीके के हैं जो इलाज है उसके, लेकिन वो दवाइयों से ठीक नहीं होगा, आपको ऑपरेटिव कराना पड़ेगा। आप आयुर्वेदिक के पास जाते हैं, वो शांत सूत्र करते हैं, धागे वाला करते हैं, या जो भी करते हैं, आपको कुछ भी कराना है, लेकिन डॉक्टर के पास जाइए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। और फिस्टुला में भी लेजर्स यूज़ करते हैं, वो अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है, बट लेज़र फिस्टुला में भी वी आर यूजिंग लेजर्स, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या है। थैंक यू।